अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका इस्तकबाल है हमारे आज के नए एपिसोड दिल खोल के बोल में, जहां पे हमारी आज की जो गेस्ट हैं उनका नाम है मिस मेघना मेहरा, जो कि एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट हैं, एक ऑथर हैं और LGBTQIA एक्टिविस्ट हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं। हाय मेघना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अवर पॉडकास्ट। आपका वेलकम है। सो आई होप ये हमें बड़ा मुश्किल से ये वक्त मिला है, आपके काफी बिजी शेड्यूल्स भी थे, तो नाउ वी आर बैक। सो मेघना, हमारी ऑडियंस आपके बारे में, आपके काम के बारे में जरूर जानना चाहती है, तो प्लीज बताएं जरा कुछ। मेरा नाम मेघना मेहरा है और मैं आइका फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग वुमेन और LGBTQIA+ कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। उसके अलावा मैं ऑथर हूँ। मेरी बुक है मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, लैवेंडर मैरिज पे, फिर द गोस्ट फ्रॉम रेवोल्यूशनरी पास्ट, लेबर राइट्स और स्टूडेंट राइट्स पे, और मिनी डिक्शनरी ऑफ द LGBTQIA+ कम्युनिटी है, जिसमें अलग अलग क्वेयर कम्युनिटी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटीज़ की डेफिनेशंस हैं। और मैं एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट हूँ। मैं काफ़ी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ काम कर चुकी हूँ एंड अभी मैं अपनी एक और बुक पे काम कर रही हूँ। ओह वाओ, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू अपकमिंग वर्क जो आने वाला है। थैंक यू। ओके मेघना, हाउ कम, मतलब ये इतना मतलब पॉलिटिकली एक्टिव होना, मतलब क्या फैमिली में था या दिल था कि हाँ कुछ सोशल वर्क करना ही है? मैं कहूँगी मेरी मदर जो है वो थोड़ा सा पॉलिटिकल डिस्कशंस करते थे और लगता था कि सोसाइटी में कुछ चेंज लाना है। बचपन से ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखा था। हम लोग 2 लड़कियां हैं, कई बार लोग मेरी मदर को जाके अपोलोजाइज करने लगते थे और होता था कि लोग आके पूछते थे भाई नहीं है। तो धीरे धीरे समझ आने लगा कि अच्छा भाई होना जरूरी है क्या। और फिर जितने बड़े होते गए उतना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखते गए, स्कूल में, वैसे भी लाइफ में। तो मैंने जेंडर पे काम करना शुरू किया। मैं फिर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में मेरी बैचलर्स डिग्री है, तो पॉलिटिक्स में एक रुचि तो थी। उस टाइम में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी थी मैं, और मैंने 2 इलेक्शंस भी कंटेस्ट करे थे अपने टाइम पे। तो हाँ, मेरे को मतलब कह सकते हैं कि एक यंग एज से मन तो करता था, बट हाँ ऐसा कोई खास फैमिली बैकग्राउंड नहीं था कि मेरे घर वाले पॉलिटिशियंस हो या कुछ हो। बट हाँ एक डिस्कशन वाला कल्चर मेरे घर पे था, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा खिंचाव पॉलिटिक्स और इश्यूज, सोशल इश्यूज की तरफ गया। आपका जो ये सोशल वर्क जो आपने मुझे बताया, जिस एनजीओ के साथ आप हैं, आइका फाउंडेशन। हाँ आइटा फाउंडेशन, उसमें क्या, किस चीज को वो लोग ज्यादा, मतलब उनका क्या रहता है, किस उस पे रहता है? आइका फाउंडेशन वुमेन और LGBTQIA+ कम्युनिटी के लिए काम करता है, जेंडर इश्यूज पे। उसमें हमारे 3 वर्टिकल्स हैं। एक हमारा शेल्टर होम है, जो डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स या होमोफोबिक वायलेंस, कई बार फैमिली की तरफ से वायलेंस होता है क्वेयर कम्युनिटी के साथ, उन्हें घर से निकाल देते हैं या मारपीट कर रहे होते हैं, उनके लिए शेल्टर होम है हमारा। दूसरे, हम लोगों ने ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज चालू किए हैं ताकि इनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ पाए, ये लोग जॉब मार्केट में जा पाए। कई बार औरतें आती है बहुत लंबे करियर ब्रेक के बाद, उन्हें कुछ स्किल्स चाहिए होती है नई, जैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, या फिर किसी की इंग्लिश वीक है, तो हम लोग वो डेवलप करते हैं ताकि उनकी जॉब मार्केट में वो जब कदम रखे तो उनके पास एक कॉन्फिडेंस रहे और कुछ एड ऑन हो उनके रिज्यूमे में। तीसरी चीज, हम लोग स्लाइडिंग स्केल पे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स है हमारे पास, जो एक स्लाइडिंग स्केल पे डिस्काउंटेड प्राइसेस पे थेरेपी देते हैं। तो वो स्टूडेंट्स, वुमेन, LGBTQIA+ या लड़के भी, कोई आदमी भी आना चाहे तो एक डिस्काउंटेड प्राइस पे थेरेपी हम लोग करते हैं, ताकि मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। बहुत प्रॉब्लम है, सही बात है। और अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो अफोर्डेबिलिटी ना होने की वजह से लोग हेल्प नहीं ले पाते हैं। तो वो एक्सेसिबल हो लोगों को, लोग थेरेपी ले पाए, लोग ट्रीटमेंट्स ले पाए। तो अभी के लिए हम लोग यही कर रहे हैं। वाओ, वेरी नाइस। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है आप लोगों का, क्योंकि जहाँ मेंटल हेल्थ की बात आ जाती है, डेफिनेटली एक तो इंसान बोल नहीं पाता है और ऊपर से जब बोलना चाहता है तो वहां पर
जाहिर है प्राइस वगैरह की Resources का बहुत problem रिसोर्सेज रहता है। का प्रॉब्लम आ जाता है। तो रिसेंटली मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले मैंने भी कम्युनिटी में ये देखा था कि जितने भी LGBTQIA की कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज मुझे दिख रही थी कि कहीं कहीं वो लोग क्लरिकल जॉब्स या उसमें नजर आ रहे थे। अभी करंट सिनारियो क्या है? सो करंट सिनेरियो में कहूंगी हाँ, जॉब्स में नजर आएंगे आपको, एंड क्रिएटिव फील्ड में नजर आएंगे, एकेडमिया में नजर आएंगे, इंजीनियर्स बहुत है जो कम्युनिटी से है, साइंटिस्ट भी है। एंड अभी आई थिंक 2020 या 2021 में नोबेल भी जिनको मिला है साइंस के, उसमें वो लोग बाहर से जो थे वो अच्छा, उन लोगों क्वेयर को। कम्युनिटी से थे। ओके। बट अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो वो जॉब लेना, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन पॉलिसीज कंपनीज में आई हैं कि इनको रखना है, बट ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो वो हमेशा उनको मोस्टली टेम्पररी बेसिस पे रखते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से उनका करियर स्टेबल नहीं हो पाता है। एक साल वो लेट से दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, फिर एक साल उन्हें मुंबई जाके जॉब ढूंढना पड़ रहा है, और ये स्टेबिलिटी ना होने की वजह से वो लोग बहुत सफर कर रहे हैं। और ये बहुत लिमिटेड लोगों तक ही, जो आपके दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में लोग हैं, वो उसमें भी बहुत लिमिटेड तबका है जो इन जॉब्स को अप्लाई कर भी पा रहा है। और उसके बाद एक क्वालिफिकेशन का, मेरिट का गैप आ जाता है, क्योंकि अब किसी ने स्कूल में बुलिंग झेली, उसने स्कूल छोड़ दिया या कॉलेज छोड़ दिया, उसके पास डिग्री एजुकेशन कंप्लीट ही नहीं हुई है, और आप वहां पर डाल रहे हो कि हायरिंग फॉर अ गे पर्सन विद अ PhD डिग्री, तो वो जॉब खाली पड़ी रहती है, मैच ही नहीं करेगी वो वाली सीट। सही बात है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जैसे पहले कुछ एक्टिविस्ट ने CBSE के लिए कुछ गाइडलाइंस भी बनाई थी, बट गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो हम लोग चाहते थे कि सेक्स एजुकेशन हो, प्रॉपर एजुकेशन हो कम्युनिटी के बारे में, क्योंकि अभी भी जो नॉर्मल सोसाइटी जिसको कहते हैं हम लोग, जो हेटेरोसेक्सुअल सोसाइटी है, उसमें हेटेरोसेक्सुअलिटी को लेके भी एजुकेशन नहीं है। तो होमोसेक्सुअलिटी की तो बात ही अलग हो जाती है उनके लिए। तो क्या होगा इस एजुकेशन से कि ये जो आपके स्कूल और कॉलेज लेवल की बुलिंग है वो खत्म होगी, एक लार्जर एक्सेप्टेंस आएगा, तो लोग यूनिवर्सिटी स्पेसेस में रह पाएंगे, पढ़ पाएंगे। उसके बाद स्कॉलरशिप्स की जरूरत पड़ती है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी स्कॉलरशिप देता है मेरे ग्रैंडफादर के नाम पे, रामलाल मेहरा के नाम पे। इस साल भी हमने दिया, तो हम वुमेन और क्वेयर लोगों को देते हैं नीड बेसिस पे, और उसका पूरा क्राइटेरिया है। तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि इवन अभी भी लड़कियां और क्वेयर लोग दोनों फाइनेंसिस के मैटर में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जब तक वो पढ़ नहीं पाएंगे, वो आगे बढ़ के जॉब नहीं ले पाएंगे। और ये जॉब मार्केट में आप देखोगे मोस्टली करियर गैप किसका होता है, वुमेन का होगा, क्वेयर लोगों का होगा, ट्रांस लोगों का होगा, गे पर्सन का होगा। ट्रांस पर्सन का हो सकता है मे बी वो ट्रांजिशन पीरियड में हो, उन्होंने अपना सर्जरी कराया हो, या हार्मोनल थेरेपी पे हो, तो 1 साल का, 6 महीने का, 7 महीने का। कोई वुमेन हो सकती है कि मे बी शादी हो गई हो, या फैमिली में प्रॉब्लम हो, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन पॉलिसीज को, ये एक्सेप्शंस को नोट करते हुए जॉब्स निकालनी चाहिए कि आप, ठीक है, आप ये एक जॉब निकाल रहे हैं गे पर्सन के लिए, एक लेस्बियन पर्सन के लिए, बट क्या वो लोग, अगर कोई पर्सन वहां आता है और उसका उतना क्वालिफिकेशन नहीं है, तो जैसे क्या हो जाता है कि रिज्यूमे में गैप है, तो उसकी बात तो सुनी जाए कि गैप क्यों है, पूछा जाए, और उसकी सोशल रियलिटी को समझ के फिर देखा जाए कि क्या उसको ट्रेन करके आप जॉब दे सकते हो, तो दे देनी चाहिए। आपके जो शेल्टर्स का जिसने आपने जो मुझे बताया था, वो वहाँ पे क्या, किन लोगों के लिए आपने स्पेशली किया हुआ है? तो हमारा इंदिरापुरम में ही शेल्टर होम है। ओके। एंड फ्लैट है एक टाइप से, काफी बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, इट्स अ वेरी हम्बल अवार्ड एक टाइप से। बट हम लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स हो गए, चाहे वुमेन हो गए या क्वेयर पर्सन हो गए, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस भी कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ पार्टनर्स नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स कर रहे हैं। और ये पैंडेमिक के टाइम हमें समझ आया, जब हम एम्पावर द क्वेयर प्रोजेक्ट कर रहे थे, उसमें ये था कि क्योंकि सब लोग घर चले गए थे, पैंडेमिक में लॉकडाउन हुआ, तब जबरदस्ती शादियां हो रही हैं, घर वाले मार पीट रहे हैं, पढ़ाई के लिए कंटिन्यू नहीं करने दे रहे, ऑनलाइन क्लासेस डिस्टर्ब हो रही हैं, लोगों को छोड़ छोड़ के घर जाना पड़ रहा है, बट पैंडेमिक है, जा नहीं पा रहे। तो तब हम लोगों को रिहेबिलिटेट कराते थे कि आप यहाँ से वहां शिफ्ट कर जाओ, हम आपको पैसे दे देते हैं, हम आपको सेटल करा देते हैं। तो उसका जब पैंडेमिक खत्म हुआ, हमें समझ आया कि एक शेल्टर होम का रिक्वायरमेंट है।
और हमारे अलावा जैसे ट्वीट फाउंडेशन है, उनका गरिमा गृह चलता है, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जिनका गरिमा गृह चल रहा है गवर्नमेंट के साथ, बट वो सिर्फ ट्रांस कम्युनिटी के लिए है। क्वेयर कम्युनिटी में और भी लोग आते हैं, आपका लेस्बियंस आते हैं, गे लोग आते हैं, ट्रांसजेंडर लोग आते हैं, इंटरसेक्स आते हैं, पैनसेक्सुअल हो गया, एसेक्सुअल हो गया, बहुत सारा एक वाइड स्पेक्ट्रम है। उन लोगों के लिए अभी गवर्नमेंट आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रही है। गवर्नमेंट को ट्रांसजेंडर और ट्रांससेक्सुअल का डिफरेंस नहीं पता है। करेक्ट। वो उसको क्लब कर देते हैं, वो नॉन बाइनरी आइडेंटिटी को नहीं समझते हैं। तो ऐसे में जब वो एक चीज को क्लब करके एक तबके के लिए कुछ कर रहे हैं, और वो भी बहुत लिमिटेड। आपको मैं बताना चाहूंगी कि अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने फंड कट किया है ये शेल्टर होम्स में। तो ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके पास फंड कम हो गया है, बहुत सारी जगह जो है शेल्टर होम बंद भी हुए हैं। तो ऐसे में ऐसे शेल्टर होम्स की रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है, क्योंकि लोग वायलेंस को एस्केप कर रहे हैं। अब आपके घर वाले आपको मार पीट रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, कह रहे हैं घर से निकल जाओ क्योंकि तुम गे हो या लेस्बियन हो या जो भी तुम्हारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। ऐसे टाइम पे उसके इंसान के सर पे छत होना बहुत जरूरी होता है। तो वो सर पे छत हम प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जॉब सर्च कर पाए, और हम ट्राई करते हैं अगर हम हेल्प कर पाए तो हम जॉब दिलवा दें, और ताकि वो दूसरी जगह एक सेटल हो जाए। तो हम टेम्पररी शेल्टर देते हैं 1 से 3 महीने का, डिपेंडिंग ऑन ईच केस। एक्सीलेंट वर्क मेघना, ये बहुत बड़ी हेल्प है। और ये हम वुमेन के लिए भी करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग लड़कियों को बोल देते हैं कि डिवोर्स नहीं लेना है। आप देखते हो कि हम लोगों का डिवोर्स रेट 1 to 3% है, बट इस पे डिस्कशन ही नहीं होता कि डिवोर्स रेट कम है, बट अगर आप एनसीआरबी का डेटा देखो, हाउसवाइफ सबसे ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं, फार्मर्स से ज्यादा हाउसवाइफ सुसाइड कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? अगर आप इन दोनों डेटा को कनेक्ट करो, यू कैन कनेक्ट द डॉट्स इजीली, कि उनको अब्यूजिव मैरिजेस से एस्केप नहीं मिल पा रहा है, घर वाले वापस नहीं लेना चाहते, निभानी है बस, वो निभानी है एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन लाइफ। एंड ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ये बहुत सफोकेटिंग हो जाता है। तो हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स के लिए भी टेम्पररी शेल्टर रखते हैं, ताकि, क्योंकि कई बार औरतों के करियर में भी गैप होता है, उन्हें टाइम भी लगता है जॉब ढूंढने में, उनको कई बार अपना रिहेबिलिटेशन करना होता है, किसी के चोट लगी होती है, रिकवरी करनी होती है, किसी की मेंटल हेल्थ बहुत खराब होती है, तो उसके लिए करते हैं। और वुमेन के लिए और भी ऑर्गेनाइजेशंस है जो काफी काम कर रही हैं, जैसे शक्तिशालिनी हो गया, काफी अच्छा काम कर रहे हैं वो वुमेन के लिए, और भी ऑर्गेनाइजेशंस है। तो हम लोग उतने बड़े लेवल पे तो नहीं कर पा रहे हैं जैसे गरिमा गृह और शक्तिशालिनी का शेल्टर है, बट ये एक छोटा शेल्टर है, एक छोटी पहल है, ताकि हम लोग लोगों को सपोर्ट कर पाए। वेरी नाइस, एक्सीलेंट वर्क। सो मेघना, किसी भी एनजीओ को चलाने के लिए डेफिनेटली फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो कैसा रिस्पॉन्स है? अभी तो मेंबर कॉन्ट्रीब्यूशन है, फंड रेजर है, उससे चल रहा है। अभी हमारा मिलाप पे एक फंड रेजर भी चल रहा है शेल्टर होम के लिए, हमने दोबारा स्टार्ट किया है क्योंकि हम एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी ताकि आप डाल सको। उसके अलावा जैसे मेरे फादर कई बार डोनेशंस करते हैं स्कॉलरशिप के लिए, वो करते हैं। फिर हम लोगों के कुछ कुछ मेंबर्स हैं जो अपना डोनेशन करते हैं। हमारे पास ATG12 है और CSR 1 है। अभी हम लोग CSR फंड्स ढूंढ भी रहे हैं, ताकि क्योंकि हमने पहले कभी CSR फंड उठाया नहीं है, तो CSR के लिए भी ढूंढ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो वही सब अभी है, और लोग जो डोनेट करते रहते हैं डोनेशंस, उससे अभी गुजारा हो रहा है क्योंकि छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। सही बात है। आई विश कि आपको मतलब और ज्यादा लोगों को हम हिसाब भी दे देते हैं अगर वो मांगते हैं कि क्या खर्चा हुआ। वो आपकी तरफ का फर्ज है, वो आपको देना पड़ेगा। हाँ, कोई पूछता है कि किस लिए, और कई बार लोग कह भी देते हैं औरतें तो बहुत एम्पावर हैं, फिर उनको स्टैटिस्टिक्स दिखाने पड़ते हैं, डेटा दिखाना पड़ता है। आप देख रहे होंगे आजकल मेंस राइट मूवमेंट के नाम पे मूवमेंट चला है, लेकिन वो अब्यूजिव आदमियों को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उन्हें कहो कि क्या आप गे मैन को सपोर्ट कर रहे हो, नहीं। क्या आप मेल विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस को कर रहे हो, नहीं। तो वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे आदमियों को कर रहे हैं? तो ऐसे टाइम पे जो मिसकंसेप्शंस भी फैल रहे हैं कि एम्पावर हो गए हैं और कितना फ्रीडम चाहिए, क्योंकि जैसे मणिपुर में चीजें हुई, ऑन कैमरा इतनी चीजें हुई, तो ऐसे टाइम पे मुझे नहीं लगता कि औरतें भी एम्पावर्ड हैं। नहीं है। हम लोग यहाँ आके बात तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत आसान कितनी औरतें जो है वो बात भी नहीं कर पा रही हैं, कहाँ फंसी हुई हैं। सही बात है। तो उन लोगों तक रीच आउट करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। मेघना, ऑथर, ये ऑथर बनने का शौक कैसे जागा?
मैं कहूंगी मैंने कभी लाइफ में ये नहीं सोचा था कि मैं बड़ी हो के ऑथर बनूंगी। मैंने ये जरूर सोचा था कि मैं पेंटर बनूंगी, पेंटिंग करूंगी। मुझे एम.एफ. हुसैन का वर्क बहुत पसंद था। आई रियली रिग्रेट नॉट मीटिंग एम.एफ. हुसैन, ऑल्दो मैं मिल नहीं पाई व्हेन ही डाइड। अब वो एक लाइफ लॉन्ग वाला रिग्रेट रहेगा। आई वाज अ फैन एंड हाँ, तो ऑथर बनने का ये हुआ कि जैसे जैसे मैं क्वेयर कम्युनिटी और वुमेन राइट दोनों में काम करने लगी, लेबर राइट्स में भी काम करने लगी, तो आई वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ CPI-ML। ओके। तो मैंने चीज़ें देखी, सोशल रियलिटीज़ देखी, तो मैं लिखना शुरू किया। मैं आर्टिकल्स लिखती थी। फिर मेरे को एक दिन कहानी का आइडिया आया, क्योंकि क्वेयर कम्युनिटी से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो कम्युनिटी में ऐसा होता है, अभी भी हम लोगों को कई बार पोस्ट दिख जाती है कि फलाना बंदा ना किसी स्ट्रेट औरत से शादी कर रहा है, उसके घर वाले करा रहे हैं हेल्प, या फलाना बंदा अपनी मर्जी से कर रहा है क्योंकि उसको प्रॉपर्टी में शेयर चाहिए, घर वाले वरना घर से निकाल देंगे। तो जब ये सब देखा, और जब मैं छोटी थी एक केस भी था जिसमें भी 2 डॉक्टर्स थे, और एक जो फीमेल डॉक्टर थी शी डाइड बाय सुसाइड। उनका हस्बैंड गे था, बट उनके फादर इन लॉ ने, और ये न्यूज़पेपर में आया था केस, क्योंकि मुझे याद है मैंने पढ़ा था, हिंदुस्तान टाइम्स में ही पढ़ा था। फादर इन लॉ कह रहा था कि औरतों को अपना घर संभालना चाहिए। और मैं जब छोटी थी, ये 10-12 साल की थी, तब भी मैं ये चीज समझ पा रही थी कि अगर आपका पति गे है तो आप नहीं घर संभाल सकते, उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है। बट ये एक स्टेटमेंट मेरे दिमाग में अभी भी है 27 साल की उम्र में, कि कुछ भी हो जाए औरतों की गलती मानी जाती है। और ऐसी शादियां जो है दे कम एट अ कॉस्ट, एंड इट कम्स एट अ कॉस्ट ऑफ 2 लाइव्स, उस आदमी की भी और उस औरत की भी। 2 जिंदगियां खराब होती है। तो मैंने अपनी बुक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस लिखी, ओरिजिनली इंग्लिश में है ये। इट्स अबाउट गे मैन मैरिंग हेटेरोसेक्सुअल वुमेन टू स्टे इन द क्लोजेट। एंड इसका क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि कॉमन एनिमी वो एक दूसरे से लड़ तो रहे हैं, कॉमन एनिमी जो है वो पेट्रियार्की है, वो पितृसत्ता है, जो कह रही है कि औरतों को शादी करनी ही चाहिए, और अगर ऐसी शादी में फंस गए हो तो उसको निभाओ, उसको तोड़ो मत। और सिर्फ सोसाइटी के लिए। हाँ, और ऐसे आदमी जो फंस जाते हैं कि अगर तुम स्ट्रेट नहीं हो फिर भी तुम एक स्ट्रेट शादी निभाओ, तुम जो हो उसको मार के एक स्ट्रेट शादी निभाओ, खुद को घोट लो, वो भी पितृसत्ता ही आपको बता रही है। तो आपका दुश्मन पितृसत्ता है, वो औरत नहीं है, वो आदमी नहीं है। जैसा आपने कहा कि दोनों जनों को इसको भुगतना पड़ता है, बहुत और बुरी तरह फैमिलीज को से। भी भुगतना पड़ता है। फैमिलीज को भी भुगतना अलग पड़ता कई है। बार फैमिलीज अपने बच्चों की जबरदस्ती शादी करा रही होती हैं कि पेंडेमिक के टाइम लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा हो रहा था, नहीं तुम लेस्बियन नहीं हो, तुम शादी कर लोगी ठीक हो जाएगा। और उस टाइम पे मैरिटल रेप का मुद्दा भी उठ के आता है, क्योंकि अब देख रहे हो कि हस्बैंड्स कुछ भी कर रहे हैं उनके साथ। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इस चीज पे बोला भी है, गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा अगर हम मैरिटल रेप को इलीगल कर लेंगे, जबकि इलीगल होना चाहिए, ऑफकोर्स होना चाहिए, बहुत जरूरी है। जस्ट बिकॉज आपकी शादी हो गई है आपको अधिकार नहीं है कि आप रेप कर देंगे। सेकेंड मेरी बुक है द गोस्ट फ्रॉम रेवोल्यूशनरी पास्ट, एंड ये है स्टूडेंट राइट्स और लेबर राइट्स पे। इसका रियलिटी से ज़्यादा लेना देना नहीं है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉवल है। और मेरे को लोग, हाँ जी, मैं इसका सेकेंड पार्ट लिख रही हूँ, इसका सेकेंड पार्ट पब्लिश होने वाला है, क्योंकि मैंने सुन ली है मेरे फॉलोअर्स की। मेरे इंस्टाग्राम पे @author मेघना मेहरा पे @comrade मेघना मेहरा पे मेरे को लोग टेक्स्ट कर रहे थे कि इसका सेकंड पार्ट कब आएगा, तो इसका सेकंड पार्ट आने वाला है। वाओ, वेरी नाइस। थर्ड मेरी बुक है पॉकेट डिक्शनरी ऑफ द LGBTQIA कम्युनिटी। तो ये बहुत छोटी सी है और बहुत पतली सी है। तो ये मैंने इसलिए लिखी है, इट इज मोर ऑफ एन एकेडमिक बुक। अगर आप देखोगे इसमें ओरिएंटेशंस का डेफिनेशन है एक एक लाइन का, करेक्ट, ताकि आप रेफर कर सको। जेंडर आइडेंटिटी का अलग से है, करेक्ट, एक एक जेंडर आइडेंटिटी जो इंग्लिश में मैं निकाल सकती थी, छोटी छोटी वो निकाली है। सही बात, फ्लैग्स का निकाला है, सही बात कुछ फेमस पर्सनालिटीज, क्योंकि लोग कहते हैं पहले तो नहीं होते थे LGBT वाले। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि पहले भी होते थे, और मैंने इंडियन कम डाले हैं, इंडियन में और डालूंगी। मेघना, बीइंग अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, हालांकि मेरा इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, बट स्टिल आपके क्या थॉट्स हैं पॉलिटिक्स को लेकर? क्या मतलब
काफी बैकलैश मिलता होगा या कुछ, मतलब क्या होता होगा, क्या फाइट करना पड़ता? तो एज अ पॉलिटिकल कंसल्टेंट मुझे क्लोजेट में रहना पड़ता है। मुझे पहले ब्लैकमेल किया गया है बाय अ बॉस और समबडी सीनियर के, मैं बता दूंगा तो तुम्हें क्लाइंट निकाल देंगे या फिर कंपनी ओनर्स निकाल देंगे जॉब से। तो और ये भी रहता है, लोगों का डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर भी सामने आता है अगर आप बता दो कि आप क्वेयर कम्युनिटी से हो। और अगर नहीं भी बताओ, उनको नॉर्मली आइका के बारे में पता चल जाए कि आप क्वेयर कम्युनिटी में काम कर रहे हो, तो भी लोगों का डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर सामने आता है। लोग सोचते हैं आप क्वेयर कम्युनिटी के लिए काम क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है, आप कम्युनिटी से हो क्या। एक ये धारणा भी है कि अगर आप कम्युनिटी से नहीं हो तो फिर आप कम्युनिटी के लिए काम क्यों कर रहे हो, जो खुद में बहुत रिजिड है, बहुत ही छोटी सोच है। पॉलिटिशियंस में देखती हूँ अभी भी थोड़े रूढ़िवादी सोच के है। इवन वुमेन रिलेटेड कैंपेन्स पिच करना पॉलिटिशियंस को मोस्टली बहुत हार्ड होता है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर वुमेन वोटर्स के लिए स्पेसिफिक कैंपेन्स निकालने की बात करना बहुत रेडिकल आइडिया लगता है पॉलिटिशियंस को। और जैसे उर्फी के अलावा और भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोग जाके, मैं ये भी देख रही हूँ कि आजकल ट्रोलिंग बहुत कर रहे हैं, औरतों को गालियां देंगे स्पेशल। लेकिन ये वही लोग हैं जो स्पेशली जाके आपका इंस्टाग्राम सर्च करेंगे, उस पे देखेंगे आपने क्या पहना है, बहुत इंजॉय करेंगे उस चीज को, बहुत ऑब्जेक्टिफाई करेंगे, लेकिन उसके बाद जाके गालियां देंगे ताकि ये आप सामने से बोलेंगे ये हमारे समाज के लिए खराब है। और तो फिर उन्हीं को देखेंगे, देख के अपना वो टाइम तो पास करेंगे। उनका बिजनेस आप चला रहे हो। अगर वो एक इन्फ्लुएंसर है, उसका बिजनेस तो आप ही एंगेज कर रहे हो ना। अगर आपको नहीं देखना मत देखो। अब मैं बहुत लोगों से एग्री नहीं करती हूँ, तो क्या मैं जाके सबको गालियां देती रहती हूँ? नहीं, अनफॉलो कर दो, अनफॉलो कर बट दो। ये एक सोसाइटी की आई थिंक माइंडसेट है कि हमें औरतों को किसी भी तरीके से कंट्रोल करना है। वी आर अ वेरी हिपोक्रिटिकल सोसाइटी, जहाँ हिजाब को बैन करना चाहते हैं, और अगर उर्फी जावेद कपड़े पहन के, ड्रेस पहन के घूम रही है तो उसको भी गाली देना उसको भी गाली देना चाहते हैं। और अगर अभी मैं सूट पहन के निकल रही हूँ तो मुझे बहन जी भी बोल देंगे, और अगर मैं जीन्स पहन के निकल रही हूँ तो मुझे मतलब चरित्रहीन भी बोल सकते हैं। किसी भी सिचुएशन में There's no winning for women. मतलब है ही नहीं, उन्होंने कुछ बोलना जरूर है। There's no winning for ना women in ना this ना ना, society. नेवर, कभी भी नहीं है। एंड जो लोग फेमिनिज्म को गाली देते हैं या इस चीज को इक्वेट करते हैं, वो जब मैं देखती हूँ तो मेरे को सावित्री बाई फुले की याद आती है कि उन्होंने और उनके पति ने, ज्योतिराव फुले ने, जब औरतों के लिए स्कूल खोला था तो वो 2 साड़ी लेके जाती थी, क्योंकि वो जो साड़ी पहन के आती थी, लोग उन पे अंडे फेंकते थे, थूकते थे, गोबर फेंकते थे कि तुम औरतों को पढ़ा के सोसाइटी का सत्यानाश करने वाली हो। फिर वो वहां जाके चेंज करती थी, पढ़ाती थी, फिर वो गंदी साड़ी पहन के निकलती थी। तो मेरे को समझ आता है कि आप कुछ भी करोगे, और अगर आप किसी भी राइट्स के लिए करोगे, जैसे मैं क्वेयर कम्युनिटी के लिए या वुमेन राइट्स के लिए भी बात करती हूँ, लोग गालियां देंगे, बट रेसिलियंट होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छे वे में हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनका वो देख रहे हैं, बहुत ज़रूरी है वाकई में। और हम लोग को अपने प्लेटफॉर्म पे आई थिंक गाजा के बारे में भी बात करनी चाहिए। जो इसराइल कर रहा है वो ठीक नहीं है, और पता नहीं, बहुत सारे लोग वुमेन राइट्स पे ईरान की बात कर रहे हैं। ईरान की बात बिल्कुल होनी चाहिए, जो हो रहा है गलत हो रहा है ईरान में, जो हो रहा आप है। ये लेकिन देखें, गाजा के बारे में, गाजा की औरतों के बारे में भी अभी था कि किसी फेमिनिस्ट ग्रुप में से बहुत सारी वुमेन ऑफ कलर ने छोड़ा है, क्योंकि लोग प्रो इसराइल स्टैंड ले रहे हैं और फिर ईरान की बात कर रहे हैं, ईरान की वुमेन की बात कर रहे हैं। मैं बोलना चाहूंगी ईरान की वुमेन के राइट्स और गाजा की वुमेन के राइट्स दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। ऐसे टाइम पर जहाँ हम देख रहे हैं कि गाजा पे अटैक हो रहा है, और सिर्फ गाजा पे नहीं, पूरे पैलेस्टीन में अटैक हो रहा है, तो बहुत बुरी कंडीशन, बहुत है, बुरी कंडीशन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, और इसके खिलाफ भी हमें बोलना चाहिए कि ये सही नहीं है। सही बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तो इतना भी हो गया है। बहरहाल आपने ये छेड़ दी बात, अगर ये बात हम करते भी हैं तो सोशल मीडिया तक सपोर्ट नहीं करता इन टॉक्स को, मेटा बंद करते पूरा आपका डाउन कर देता है सारी चीजें। ये भी है, मतलब आप देखिए किस लेवल तक गिर कर इंसान क्या क्या नहीं कर रहा है, ये है। एंड दिस इज द ट्रूथ ऑफ टुडेज लाइफ। बट आई वुड से अगर हम गाजा की बात नहीं भी डाल पाते हैं तो आई सपोर्ट वाटरमेलन, ऑफ क्योंकि कोर्स
बिल्कुल। और जब तक जान है, दुआएं पूरी है, और अल्लाह पाक ऊपर बैठा हुआ है, सुप्रीम पावर बैठी अब हुई है, भगवान देख तो रहे हैं सब कि देख रहे हैं। और बहुत ऐसे ऐसे लोगों का उरूज हुआ है, फिर नीचे गिरे भी हैं वो लोग, तो सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। आई होप सो। सो मेघना, here we come to the end of this podcast। हर गेस्ट के साथ एक रैपिड फायर राउंड करती हूँ, तो एक कुछ 4-5 सवाल मैं आपसे करूंगी, इसके आप अपने हिसाब से जो भी हो शॉर्टेस्ट वे में आंसर दीजिएगा। हमारा पहला सवाल है आपसे, अगर आपको पीएम बनाया जाए फॉर वन डे, पहला कौन सा लॉ पास करेंगे आप? मैं आई थिंक अगर पीएम बनाया जाए पहले तो मैरिटल रेप लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट करवाऊंगी। कौन सा पॉलिटिशियन को प्राइड परेड में लीड करते हुए आप देखना चाहेंगे? आई वुड से कोई भी आप लेबर राइट्स लीडर ले लीजिए, कोई ग्राउंड वर्कर, कोई ग्राउंड लीडर ओके, को तो मैं देखना चाहूंगी, प्रेफरेबली कोई कम्युनिस्ट पार्टी का। कम्युनिस्ट, ओके। वन पॉलिटिशियन यू थिंक वुड रॉक इन अ रेनबो सूट? अनिश, अनिश, ओके। माय फ्रेंड अनिश। अच्छा मेघना, अगर आपके पास एक मैजिकल वॉन्ड होता, नो हेट मैजिकल वॉन्ड, तो आप कौन सा पॉलिटिकल इशू सबसे पहले फिक्स करती? आई थिंक मल्टीपल पॉलिटिकल इश्यूज फिक्स करती मैं, रिलीजन का इशू फिक्स करती, कास्ट का करती, मैंने क्लास हेट्रेड भी देख ली है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देख लिया है हमारी सोसाइटी में, तो मेरे को लगता है मैजिक वॉन्ड फिर आते ही रहना। फिर आते ही रहना पड़ेगा। एलजीबीटी को लेके हेट देख लिया मैंने, वुमेन को लेके देख लिया, तो पूरा वॉन्ड, मतलब जितनी आपकी माइनॉरिटीज के अगेंस्ट हेट है, चाहे जेंडर, क्लास, कास्ट, रीजन, भाषा के आधार पे, मतलब अलग अलग फ्लेवर्स के डिस्क्रिमिनेशन इंडियन सोसाइटी में मिलते हैं, पूरी सोसाइटी में यही सब इश्यूज के लिए फिराना। तो ये मैजिकल वॉन्ड आपको जल्द ही दे दिया जाना चाहिए, ताकि हमारी सोसाइटी से ये गंदगी का सफाया हो सके। आई रियली विश दैट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर मेघना, रियली बहुत कुछ जानने को मिला, क्योंकि मेरे भी काफी सारे सवाल थे जो आज वाकई में दूर हुए हैं। एंड यू आर डूइंग एक्सीलेंट। आई रियली विश यू गुड लक, और थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट। थैंक यू।